हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। दिस इज योर फिजिक्स एडुकेटर अक्षय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आर क्लास 11 वन शॉट सीरीज। इस चैप्टर का नाम है ऑसिलेशंस। तो अभी तक अगर आप बुक वन देखें तो बुक वन में हमने फोर्स एंड एनर्जीज की बात की थी, और बुक टू की जब हमने स्टार्टिंग की तो वहां पे हमने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात की। हमने देखा कि किस तरीके से सॉलिड्स बिहेव करते हैं जब उन पे फोर्स लगता है, लिक्विड्स बिहेव करते हैं। फिर हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा। फाइनली अब हम अपने लास्ट फेज में स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के 11th क्लास के, जो है वेव्स ऑसिलेशंस की एनर्जी या ऑसिलेटरी मोशंस। किस तरह के मोशंस है, किस तरीके से उनको हमें समझना है, वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप देखेंगे सन के अराउंड अर्थ का मोशन या फिर एक पेंडुलम का मोशन, ये सारे मोशन अपने आप को रिपीट करते हैं और ऐसे रिपीटिंग मोशन को हम पीरियोडिक कहते हैं। और उनमें कुछ स्पेशल टाइप के मोशन होते हैं, इसको हम ऑसिलेटरी कहते हैं। और उनमें भी एक स्पेशल टाइप का मोशन होता है जो इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप नोट्स को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे क्रिस्प तरीके से नोट्स बनाए गए हैं सो दैट आपको रिवीजन जब करना हो तो काफी हेल्प हो। एंड ऑल्सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं इन द चैप्टर। तो आराम से इस चैप्टर को पढ़िए, बड़ा ही प्यारा मैथमेटिकल सा और ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में। और फिर हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम अगले चैप्टर की कंटिन्यूटी बहुत इजीली यहां से बना पाएंगे। चलिए तो टॉपिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए, ऑसिलेशंस इज ऑल अबाउट मोशन, लेकिन इसमें हमें एक स्पेशल टाइप का मोशन पढ़ना है, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। सबसे पहले हम समझेंगे पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एंड देन हम देखेंगे उसमें ऑसिलेटरी मोशन एक स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन है, तो वो क्या स्पेशलिटी रखता है। फिर टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल निकालने की कोशिश करेंगे हम जो ऑसिलेटरी मोशन में है। फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन समझेंगे कि जो ऑसिलेटरी मोशन है उसमें से भी जो स्पेशल टाइप के मोशन है उसमें एक सर्टेन स्पेशल क्वालिटी होती है, वो हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक में। फिर हम सर्कुलर मोशन से उसकी एनालॉजी पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन मेथड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फोर्स लॉ, एनर्जी और सिंपल पेंडुलम एंड स्प्रिंग मास पेंडुलम भी, स्प्रिंग मास सिस्टम का एसएचएम भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं। तो मोशंस ऑफ प्लैनेट्स, तो ये प्लैनेट्स होगा, मोशंस ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ or a train running between two stations are called as periodic motions which repeat on the fixed interval of time। तो देखिए आपको पता है कि जैसे सन है, सन के अराउंड जो प्लेनेट है, हम सभी ने ग्रेविटेशन में देखा था कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे प्लैनेट एक सर्टेन टाइम में ही सन के रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। तो वो जाते हैं इस तरीके से और वापस अगर हम उस पोजीशन की बात करें तो वो आ जाते हैं। जैसे अर्थ के लिए यही टाइम कितना है, 365 डेज है। तो अगर कोई मोशन अपने आप को एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा हो, रिपीट करने का मतलब अपनी सेम पोजीशन को अटेन कर रहा हो, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सिमिलरली अगर हम एक लेट्स से एक टाउन ए और टाउन बी लेते हैं, मान लीजिए दिल्ली और आगरा, और इसके बीच में एक बस सर्विस है जहां से यहां से एक बस है जो यहां पे 12 बजे निकलती है, यहां पे फॉर एग्जांपल 3 बजे पहुंच जाती है और फिर 3:30 को निकलती है और वापस यहां पे आपके 6:30 को पहुंच जाती है। तो ये एक पीरियोडिक मोशन हो गया। हमें पता है कि भाई ये जो है ये हर इतने इंटरवल में एक बस यहां से हर आधे घंटे में यहां से निकल रही है और हर आधे घंटे में यहां से निकल रही है, फिर यहां से एक बस फिर से। तो इस तरीके से अगर फिक्स इंटरवल में देखिए, यहां पे एक पोजीशन लेट से है एक्स, तो वो फिक्स इंटरवल में अचीव हो रही है। देखिए बॉडी यहां से यहां गई और वापस यहां से यहां आ गई, फिर वो यहां से यहां गई, फिर वो वापस यहां से यहां गई। तो जब भी फिक्स इंटरवल में एक सर्टेन टाइप की पोजीशन रिपीट हो रही है मोशन, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब इसमें स्पेशल टाइप के मोशन होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो इनमें क्या स्पेशल है, देखिए, these are special type of periodic motions in which particle or body motion does a to and fro type of motion। अब इसको हम समझते हैं to and fro का मोशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्प्रिंग लेते हैं, उसमें एक मास को कनेक्ट करते हैं और इसको एक
फ्रिक्शन फ्री स्पेस में रख देते हैं। फ्रिक्शन फ्री स्पेस मतलब कि इस मास को हमने समझ लीजिए एयर में रख दिया, स्पेस में हम इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस बॉडी को या इस मास को फोर्स से पुल करेंगे और कहीं एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट पे ले जाके इसे छोड़ देंगे। अब देखिए होगा क्या, ऑब्जर्वेशन ये होगी कि जैसे ही हम इसको खींचेंगे हमें पता है इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे वो पोटेंशियल, क्योंकि ये रीस्टोरिंग होती है स्प्रिंग की एनर्जी, तो वापस इसको यहां पे पुश करेगी। थोड़े टाइम में यहां पे आ जाएगा, लेकिन यहां तक आते आते इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये अंदर भी फर्दर और पुश करेगा और फिर ये यहां आ जाएगा। जब ये अंदर स्प्रिंग को पुश करेगा तो स्प्रिंग के पास बाहर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा और वो उसको वापस पुश करेगी, फिर इसके पास वेलोसिटी जाएगी और यहां आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मास पहले यहां पहुंचा, फिर अंदर पुश होके यहां पहुंचा, फिर वेलोसिटी के कारण यहां पहुंचा, और फिर यहीं से इसने अपने आप को वापस पलटा, और फिर वेलोसिटी के कारण ये यहां पहुंचा, और इसी मोशन को ये हमेशा कंटिन्यू करते रहेगा। तो इसमें एक खास बात क्या है, देखिए आप, इसमें एक खास बात ये है कि नॉर्मल जो अर्थ का मोशन था उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अर्थ की ये जो पोजीशन एक्स थी, ये हर बार अर्थ आप देखिए लेफ्ट साइड से ही अटेन कर सकता है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन होता है वो इस तरीके से होता है। लेकिन इस मोशन में एक खास बात यह है कि मान लीजिए मैं इस पोजीशन एक्स को लेता हूं, एक्स को कंसिडर करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये जो मास है पहले इस पोजीशन को अगर लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो थोड़ी देर बाद राइट से अप्रोच करेगा, फिर लेफ्ट से अप्रोच करेगा, फिर राइट से अप्रोच करेगा। जब भी एक सर्टेन पोजीशन दोनों साइड से अप्रोच हो, इस तरीके से अप्रोच हो, तो उसको हम कहते हैं टो एंड फ्रो मोशन। टो एंड फ्रो मोशन लॉजिकली ये तभी पॉसिबल है जब जिस रास्ते से पार्टिकल का जाए वो पीछे के पीछे वापस उस रास्ते पे वापस आए। तो ये कब होगा, जब बॉडी के पास क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा। तो ऑसिलेटरी मोशन के पास, ऑसिलेटरी मोशंस के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स कहीं ना कहीं जरूरी होता है। एटलीस्ट लीनियर ऑसिलेटरी मोशंस के पास एक रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा जरूरी होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर बार रीस्टोरिंग फोर्स की जरूरत है, लेकिन एक्चुअल मोशन के लिए हर बार रीस्टोरिंग फोर्स की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए एक बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रही है, मान लीजिए एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, एक मास है जो यहां से सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो देखो सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी v से ये मूव कर रहा है लेट से, तो हमें पता है कि भाई ये पीरियोडिक मोशन तो होगा, लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं होगा, क्योंकि हर बार इस पॉइंट पे ये जो पोजीशन इस मास की है इसको ये हमेशा नीचे से ही अचीव करेगा। भाई अपनी डायरेक्शन तो चेंज करेगा नहीं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसकी कोई एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट को देखूं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी y में डिस्प्लेसमेंट को देखूं, इस डिस्प्लेसमेंट को देखूं, तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ रही है और फिर ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है, और फिर पार्टिकल नीचे जाना स्टार्ट कर दे रहा है, फिर पार्टिकल ऊपर आना स्टार्ट कर देता है। अब ध्यान से देखो इस बात को, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पोजीशन की बात करूं तो पहले ये पार्टिकल इसको नीचे से अप्रोच कर रहा है, फिर ये पार्टिकल इसको ऊपर से अप्रोच कर रहा है ना, और फिर ये पार्टिकल इतने साइकिल के बाद वापस इसको नीचे से अप्रोच करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी इस पोजीशन पे बात करता हूं, ये जो पोजीशन है, तो आप इस पोजीशन को ध्यान से नोटिस करो। ये पार्टिकल जब ऊपर जाएगा तो इसको ऊपर की डायरेक्शन में अप्रोच करेगा, और जब नीचे आएगा तो ये नीचे की डायरेक्शन से अप्रोच करेगा। दोनों तरफ से अप्रोच करने वाले को हम हमेशा ऑसिलेटरी कहेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन के लिए क्या जरूरी है, टू एंड फ्रो जरूरी है। अब देखिए यहां पे कोई रीस्टोरिंग नहीं है, लेकिन यहां पे फिर भी हम टू एंड फ्रो मोशन को ढूंढ पा रहे हैं। अगर हम सिर्फ वाई डायरेक्शन का मोशन देखें, सिर्फ कौन सा डायरेक्शन का मोशन देखें, वाई डायरेक्शन का। एक्चुअल मोशन इसका ऑसिलेटरी नहीं है, लेकिन सिर्फ वाई डायरेक्शन में अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो क्या होता है, ऑसिलेटरी होता है। टू एंड फ्रो मोशन मींस अचीविंग द सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस, मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, मोशन ऑफ फ्लोटिंग ब्लॉक। एक ब्लॉक को आप लीजिए और अगर हम रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दें और उस ब्लॉक को पुश करें तो उसका अपथ्रस्ट उसे ऊपर फ्लोट कर पा रहा होगा। तो ऐसा ब्लॉक लेना है जो फ्लोट हो रहा हो, और आप पुश करके उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप पुश करेंगे तो एक एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट उसमें डेवलप हो जाएगा जो रिस्टोरिंग की तरह उसे वापस ऊपर लाएगा। आपने देखा होगा प्लास्टिक की बॉल को आप ऐसे पुश करिए तो वापस ऊपर आती है। अब लेकिन जब वो ऊपर आएगा तो कुछ मोमेंटम गेन कर लेगा,
फिर वही वेट उसका ज्यादा हो जाएगा, एक जब वो बाहर आएगा तो अपथ्रस्ट कम होगा, वेट ज्यादा, फिर वो नीचे आएगा, और ये मोशन वो बार बार करते रहेगा, तो अगेन वो इस टाइप का मोशन ही आपको दिखाएगा। तो ये सारे टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहलाते हैं। तो ऑसिलेटरी एक स्पेशल टाइप का पीरियडिक मोशन हो गया। तो इनके लिए दो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली है टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम बैक टू द सेम पोजीशन। ये वही टाइम है बॉडी का जो उसको सेम पोजीशन में आने में लगता है। जैसे टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन इज 365 डेज, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन इज 24 डेज। तो अर्थ के रोटेशन का टाइम कितना है? 24 डेज है। तो उसको भी हम एक पीरियोडिक मोशन मान सकते हैं। तो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल टी। अच्छा, अब बात आती है फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। तो आप ध्यान से देखेंगे, जब भी हम एक ऑसिलेटरी मोशन को देखते हैं तो आप देखिए ये चीज हर तरफ से रिपीट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोशन है वो रिपीट कर रहा है, तो साइकिल्स के फॉर्म में चल रहा है वो। और एक साइकिल क्या होगा? एक साइकिल हमारा ये हो जाएगा, ये दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल। तो इन्हीं नंबर ऑफ साइकिल को, इन्हीं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को अगर हम पर सेकंड के हिसाब से देखने लगे, पर यूनिट टाइम के हिसाब से देखने लगे, तो इन्हीं को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। अगर हम फॉर्मूले की बात करें फ्रीक्वेंसी को, तो इस चैप्टर फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग इसको स्मॉल इस तरीके से न्यू, इसको न्यू कहते हैं, तो न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्दो इस चैप्टर में इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि होता है 1 टाइम पीरियड। ठीक है, और इसको आपको सेकंड में रखना है हमेशा एसआई यूनिट में। जब आप इस वैल्यू को रखेंगे तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट आएगी वो आएगी हर्ट्स। तो अगर कोई बॉडी 3 मिनट में या फिर कह लीजिए 1 सेकंड में 5 साइकिल्स कर रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 5 साइकिल्स पर सेकंड या फिर 5 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। ठीक है ना, 5 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। अच्छा, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एसएचएम करते पार्टिकल है, इनकी हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशंस रखेंगे जैसे हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, या इनकी कोई स्पेशल इक्वेशन बनेगी? तो इसके लिए एक इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने रखता हूं। एग्जैक्टली वही एग्जांपल मैं लूंगा, चाहे मैं इसको ले लूं चाहे मैं इसको ले लूं। इसमें वाई का डायरेक्शन का मोशन देख सकते हैं या स्प्रिंग का मोशन स्प्रिंग मास देख सकते हैं। बस इसमें हमें करना क्या है, अब वो ध्यान से देखिएगा। हम यहां पे एक मास लेते हैं और अब इसको वर्टिकल डायरेक्शन में लटका देते हैं इस तरीके से, और इस मास की हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पोजीशंस को प्लॉट करते हैं, ये समझने के लिए कि इसकी पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या बनने वाला है। तो ये हम मान लेते हैं ऐसा कुछ। तो मैं क्या करूंगा, इस मास को कहीं से भी, चाहे मैं चाहूं इसको यहां पे लाके खींच के छोड़ सकता हूं, है ना, चाहे मैं इसको चाहूं तो यहां पे ले जाके छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं एक फ्रिक्शन फ्री स्पेस में इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूं। कहां कर रहा हूं? फ्रिक्शन फ्री स्पेस में कर रहा हूं, तो दैट मेरे लॉसेस ना आए, तो मेरा जो मोशन है उसको मैं अच्छे से स्टडी कर पाऊं। तो ये हो गई मेरी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हो गई, और ये हो गई मेरी टाइम एक्सिस। मैं टाइम के हिसाब से आगे बढ़ते जाऊंगा और पोजीशन को प्लॉट करते जाऊंगा और देखूंगा कि क्या निकल के आता है। देखते हैं, देखिए, तो ये रहा मेरा t इक्वल टू 0, और ये रही मेरी मैक्सिमम नीचे की डिस्प्लेसमेंट, और ये रही मैक्सिमम ऊपर की डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल करता है ड्यूरिंग द मोशन, इसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो जनरली तो ये डिस्प्लेसमेंट है y की, ये जनरली डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। तो ये नेगेटिव ऑफ एम्पलीट्यूड हो गया, मतलब उल्टी डायरेक्शन में हो गया। तो मान लीजिए पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहां था। अच्छा, थोड़े ही टाइम में ये पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो मान लीजिए कुछ t1 टाइम निकला और पार्टिकल यहां पहुंच गया, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ेंगे ऊपर आ जाएगा। अच्छा, यहां तक आते आते उसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी,
तो उसके पास वेलोसिटी जाएगी, तो अब उस वेलोसिटी के कारण, मोमेंटम के कारण वो आगे जाएगा और स्प्रिंग उसको ऊपर जाने से रोकेगी, तो कुछ t2 टाइम में वो यहां पहुंच जाएगा। अब देखो यहां तक आते आते उसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया होगा, तो स्प्रिंग के पास हमें पता है रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, तो वापस नीचे पुश करेगी उसको। तो क्या होगा, ये कुछ t3 टाइम के बाद फिर नीचे आएगा, यहां आ जाएगा। तो पहले ये यहां था, फिर ये यहां पहुंचा, फिर ये यहां पहुंचा, फिर ये यहां पहुंचा। फिर क्या होगा, फिर नीचे आते थे यहां वेलोसिटी आ जाएगी, फिर ये यहां तक जाएगा। तो कुछ t4 टाइम के बाद ये वापस यहां आ जाएगा। अब क्या होगा, इसको ये रिपीट कर रहा होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसको ये रिपीट कर रहा होगा, तो ये फिर बेसिकली यहां से फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा और फिर यहां आ जाएगा। हम बस अगर इसको ज्वाइन कर दें तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा पार्टिकल किस टाइप का मोशन कर रहा है, किस इक्वेशन से मैथमेटिक्स के हम उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये जो ग्राफ बन रहा है, ये किसका ग्राफ बन रहा है। आप देखिए ये कॉस का कर्व बन रहा है। वैसे इसको मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं ज्यादा अच्छा होता है, ये माइनस कॉस का कर्व बन रहा है। तो यहां पे जो मेरी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वो क्या कर्व बना रही है, वो एक कॉस का कर्व बना रही है। मतलब मैं लिख सकता हूं इस वाले मोशन के लिए कि y इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा हमारा कर्व है। अभी मैं इसको टाइम से भी रिलेट करके दिखाऊंगा आपको। देखिए क्योंकि ये साइकिल्स में है तो हमें ये पता है, हम इस एनालॉजी से इसको समझ सकते हैं कि देखिए इसकी एक सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी होगी, होगी कि नहीं होगी। तो सोचो ये एंगुलर वेलोसिटी इस पोजीशन को अचीव करना यहां पे और इस पोजीशन को अचीव करने में टाइम तो सेम ही लगा, मतलब ये मोशन भी इस एंगुलर वेलोसिटी से हो रहा है। ऑल्दो लेकिन क्योंकि वो लीनियर मोशन दिख रहा है तो हम उसको एंगुलर वेलोसिटी नहीं कह सकते। लेकिन क्या आपको ये समझ आ रहा है कि जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा, वाई में भी तो उतने टाइम में वो अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमारी जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उसका वाई कॉम्पोनेंट ही तो है, उसका वाई कॉम्पोनेंट ही है। तो अगर ये यहां पे टी टाइम में पहुंच रहा है तो वाई भी टी टाइम में ही पहुंचेगा। मतलब कि हम हमारी एंगुलर जो वेलोसिटी है उसको कंसिडर कर सकते हैं इस एंगल के लिए। हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि ये जो मेरा वाई में मोशन है वो मेरे सर्कुलर मोशन से रिलेट हो सकता है। अगला टॉपिक मैं वही करवाऊंगा, लेकिन यहां पे मैं आपको सिर्फ एक हिंट देना चाह रहा हूं कि जितनी देर में थीटा ट्रेवल होगा, जितनी देर में ये वाला थीटा ट्रेवल होगा, आप देखिए जैसे मान लीजिए मैं इस डिस्प्लेसमेंट की याद करता हूं, तो ये थीटा जो है ये वही थीटा है जो मेरा इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में लग रहा है। मतलब कि मैं यहां से इस थीटा को ओमेगा इंटू टी भी लिख सकता हूं सर्टेन टाइम टी, जहां पे ओमेगा में क्या कहूंगा, एंगुलर वेलोसिटी नहीं कहूंगा क्योंकि मैं सर्कुलर मोशन को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं क्योंकि ऑसिलेशन को पढ़ रहा हूं। तो याद रखिएगा यहां पे इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगल रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये इक्वेशन कैसे आई, कॉमन सेंस लगाते हैं। देखिए थीटा इक्वल टू अगर मैं जीरो रखूं, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे थीटा जीरो, तो कॉस जीरो होता है 1। तो देखो y कितना आ रहा है, माइनस ए। देखो ध्यान से, तो y आ रहा है माइनस ए में थे हम। देखो फिर थीटा इक्वल टू हम रखते हैं कितना, हम रखते हैं 90। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो ये आ गया 0, मतलब ये हमें समझ आ गया थीटा इक्वल टू कितना है, 90 है। ये कितना आ जाएगा देखो आप, तो हमें पता है कि यहाँ पे कॉस की वैल्यू -1 होगी, तब ये प्लस ए आएगा। देखो ये प्लस ए आ रहा है, मतलब ये थीटा इक्वल टू पाई होगा। इसी लॉजिक से हमें समझ आ रहा है कि ये थीटा इक्वल टू 3π/2 होगा। देखो ना, π/2, 2π/2, 3π/2 और ये हो जाएगा 4π/2, तो ये हो जाएगा 2π। मतलब हमें ये भी समझ आ रहा है कि हम यहां से टाइम और ओमेगा में एक रिलेशन और निकाल सकते हैं भाई। क्यों, क्योंकि आ तो ये सर्कुलर मोशन के एनालॉजी से रहा है। तो हम यहाँ पे टोटल टाइम को क्या लिख सकते हैं, टोटल एंगल कवर्ड अपॉन टोटल एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रिलेशन भी हमारे काफी काम आगे आने वाला है। अभी मैं वैसे एनालॉजी अलग से पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन की, लेकिन हम यहीं से काफी कुछ समझ पा रहे हैं कि अगर हम किसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को नोटिस करें तो वो ऑलरेडी हमारा कॉस का कर्व बनाता है। अब इसके लिए हमें बहुत हेल्प की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ने, फोरियर सीरीज ने। फोरियर की एक सीरीज है जिससे उन्होंने एक बेसिक बात को सामने रखा कि फॉर एनी ऑसिलेटरी मोशन, किसी भी ऑसिलेटरी मोशन के लिए जो जनरल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हो सकती है। वो y इज इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी प्लस माइनस बी कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में हो सकती है। इस फॉर्म में अगर कभी भी आपको इक्वेशन देखे तो आप समझ सकते हैं कि वो एक ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, यहां पे इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ये y इक्वल टू सिर्फ a cos ओमेगा a sin ओमेगा टी हो सकता है। अच्छा, a और b क्या है? कोफिशिएंट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे तो ये इनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड ही होंगे, है ना, लेकिन अगर ये दोनों आ गए तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो ये से अभी आप बस समझिए कि ये कोफिशिएंट्स है। ठीक है, अभी कोफिशिएंट्स है। अभी जैसे अगर ऐसा आ गया तो यही कोफिशिएंट क्या बन गया? एम्पलीट्यूड बन गया, है ना। फिर ये y इक्वल टू, अच्छा यहां भी प्लस माइनस लगा सकते हैं आप, तो ये माइनस a sin ओमेगा टी भी बन सकता है। y इक्वल टू a cos ओमेगा टी अकेला भी हो सकता है। y इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा टी अकेला भी हो सकता है। और दोनों के पेयर भी बन सकते हैं, है ना, इनके पेयर ही बन सकते हैं। मतलब a की जगह मैं b लिख देता हूं जस्ट फॉर रिमूविंग द कंफ्यूजन, कि अगर ये अकेले अकेले हुए तो ये एम्पलीट्यूड्स होंगे। ठीक है ना, इस इक्वेशन में ये क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। लेकिन ये साथ भी हो सकते हैं, इस फॉर्म में रहेंगे तो ये पीरियोडिक तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये ऑसिलेटरी भी होंगे, ये टू एंड फ्रो मोशन भी दिखा रहे होंगे। इसके अलावा कोई और फॉर्मेट में कभी भी इक्वेशन होगी तो वो पीरियोडिक तो हो सकता है, लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, तो बेसिक बातें हमें ये समझ आ गई कि भाई जनरल फॉर्म ऑफ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो इस फॉर्म में हो सकता है, जनरल फॉर्म, डिपेंडिंग ऑन कहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, कैसा मोशन है ना। इसके सिंपलर फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात हमें समझ आ गई कि यहां पे हम थीटा इक्वल टू ओमेगा टी भी यूज कर सकते हैं, और यहां को ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तीसरी बात हमें समझ आ गई कि टोटल टाइम पीरियड के लिए भी यहाँ पे इक्वेशन हम 2 बाय ओमेगा बना सकते हैं। चौथी इक्वेशन हम चाहे तो फ्रीक्वेंसी की लिख सकते हैं, जो कि होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो वो ओमेगा अपॉन 2 आ जाएगा, कभी आपको चेंज करना पड़ जाए तो, है ना। तो ये देखो फ्रीक्वेंसी की यूनिट ना आपको ऐसे दिखेगी लिखी हुई, आरपीएस, आरपीएम, मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर मिनट, जबकि ओमेगा की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड, है ना, या रेडियन पर मिनट। तो याद रखना, जब भी आर लिखा हो तो रिवॉल्यूशंस होगा, और रेड लिखा हो तो वो ओमेगा दी होगी। कंफ्यूज नहीं होना फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक, अच्छा चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस 0.5। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि ये 0.5 वाला फैक्टर कहां से आया, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करूं, ये सोचने की कोशिश करूं कि यार इस इक्वेशन को मैं साइन के टर्म्स में चेंज करना चाहता हूं, तो ये इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है। वैसे इसका बहुत आसान तरीका आगे सिखाएंगे, लेकिन अभी यहां से भी समझना बहुत ईजी होगा। ध्यान से देखिएगा। तो हमें पता है कि अगर हम साइन का कर्व बनाते, अगर हम पहले साइन का कर्व ड्रॉ कर लें, ध्यान से देखना, तो हमें पता है वो यहां से स्टार्ट होता और ऊपर जाता। तो ये जो पॉइंट है वो साइन में कहां मैच हो रहा है? ये है 90 वाला पॉइंट, ये है पाई वाला पॉइंट, और ये है आपका 3π/2 वाला पॉइंट। मतलब कि ये जो पॉइंट है t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल तो यहीं बैठा हुआ है, मतलब t इक्वल टू 0 पे ही साइन की किस वैल्यू पे बैठा है? वो 3π/2 पे बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो मोशन है वो इससे इतना एंगल ऑलरेडी आगे चल रहा है। आप देखिए ना, ये मोशन तो ऑलरेडी यहां से स्टार्ट हो रहा है, इतना एंगल तो ऑलरेडी क्या है, उससे आगे चल रहा है। वो जब यहां से स्टार्ट हो रहा है तो साइन से तो 3π/2 वो डिस्टेंस आगे चल रहा है ना, एंगुलर डिस्टेंस आगे बढ़ के काम कर रहा है वो। तो इसी को हम कहते हैं फेज डिफरेंस। इसको आप यहां से समझ सकते हैं। देखिए, इसको आप यहां से बहुत आसानी समझेंगे। अगर मेरी कोई बॉडी यहां से स्टार्ट करती, अगर मेरी कोई बॉडी यहीं से स्टार्ट करती, स्टार्ट ही वो यहां से लेती मान लीजिए, तो ऑलरेडी वो कुछ एंगल पे तो पहले से ही बैठी हुई है ना। तो क्या उसकी इक्वेशन साइन कॉस ये सब आ सकती है? नहीं आ सकती। देखिए, वो साइन से थोड़ा सा आगे होगी। अगर मैं उसको यहां पे ऑब्जर्व करूं तो यहां से स्टार्ट नहीं कर रही है, ऊपर तो जा रही है, लेकिन वो यहां से ना स्टार्ट करके कहीं यहां से स्टार्ट करेगी। जैसे वो ऊपर तो जा रही होगी, है ना, यही तो है वो वाई की डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो कहीं आगे से स्टार्ट हो रही होगी। तो ये जो आगे से स्टार्ट हो रही है, इतना जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसी को हम कहते हैं फेज डिफरेंस। तो मतलब जब मैं इन इक्वेशंस को लिख रहा हूं
तो इनके जनरल फॉर्म को अगर मैं लिखना चाहूं तो वो ऐसा लिखा जा सकता है कि y की जो इक्वेशन है भाई, जो डिस्प्लेसमेंट है, या तो वो a साइन ओमेगा टी, उसमें हम प्लस माइनस फाइव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से और y इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव कर सकते हैं। अच्छा, पता है मैथमेटिकल लेवल पे तो इनके कॉम्बिनेशन भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर फिजिकल लेवल पे देखें ना तो सिर्फ ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ही हमारे काम की आती है, क्योंकि फिजिकल लेवल पे सिंपल कुछ ही एसएचएम सिंपल ऑसिलेशन ही हमारे पास अवेलेबल है। जैसे पेंडुलम हम पढ़ेंगे, स्प्रिंग मास पढ़ेंगे, तो वो कॉम्प्लिकेटेड एसएचएम एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसमें ये दोनों एक साथ आते हैं। लेकिन हाँ, थ्योरेटिकल लेवल पे, क्वेश्चन लेवल पे तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेज एंगल, इनिशियल फेज या फेज एंगल। ठीक है, इनिशियल फेज एंगल कि भाई अगर हम t इक्वल टू 0 रखें, देखो t इक्वल टू 0 पे, इस पे देखो तो ये 0 हो गया, t इक्वल टू 0 पे तो देखो साइन फाइव बच गया, ऑलरेडी कुछ ना कुछ वो आगे से चल रहा है। साइन फाइव की कोई वैल्यू आएगी तो उतने आगे से ऑलरेडी वो मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि भाई हम इसको कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से, तो जनरल इक्वेशन होती है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सबसे पहला पूछा जा रहा है एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड आपका कंपेयर करके आ रहा है 10, जो भी यूनिट्स होगी इसकी तो 10 यूनिट्स। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कंपेयर करके आ रही है 20। फ्रीक्वेंसी होती है, अभी हमने देखा था, तो फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई बाय ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो यहां से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 20 अपॉन 2 पाई, 10 अपॉन पाई, क्योंकि ये रेडियन पर सेकेंड है तो ये रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड आ जाएगी। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। टाइम पीरियड जो है वो आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो पाई बाय 10 आ जाएगा टाइम पीरियड सेकेंड्स में। इनिशियल फेज हमारा आ जाएगा, देखिए कितना, 0.5 रेडियन। अब रेडियन क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है कि भाई साइन के अंदर कुछ भी होगा तो वो एक एंगल होगा, वो क्या होगा, एक एंगल होगा ना, तो रेडियन आएगा, याद रखिएगा। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, चलिए अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, नॉन पीरियोडिक बट मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक, अब ये जो वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसके आगे आएंगे। पहले हम सिंपल हार्मोनिक को समझ लेते हैं, क्या है सिंपल हार्मोनिक। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो है ये ऑसिलेटरी मोशन ही, ठीक है, बट उनके सिंपलेस्ट फॉर्म है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है, एक तो इनका एम्पलीट्यूड जो होता है ना बहुत छोटा होता है सिंपल हार्मोनिक का। तो ये स्प्रिंग मास जो सिस्टम अभी हमने देखा ना, वो हम उसको सिंपल हार्मोनिक मान सकते हैं। हम पेंडुलम को भी सिंपल हार्मोनिक, अब ये पेंडुलम क्या है देखिए जी, तो ये हमने एक स्ट्रिंग ली, उसमें एक बॉब कनेक्ट कर दिया, एक मास कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां ले जाएंगे। आपने घड़ी में देखा होगा, वॉचेस में होता है ना ये, या कहीं बड़ी अच्छी जगह आप जाओ पहाड़ों में, तो मॉल रोड्स होती हैं, वहां पे ये वॉच टावर में लगा होता है इस तरीके का, है ना, टाइम क्लॉक में। तो ये इधर से इधर आता है, इधर से आता है, इधर आता है। लेकिन बस इसमें एक चीज याद रखनी है कि जैसे ये सिंपल हार्मोनिक तभी होगा जब उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, तो एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए। दिस मोशन अराइजेस व्हेन द फोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने अभी देखा था स्प्रिंग मास सिस्टम में कि वो तभी ऑसिलेटरी हो पाया था, मैंने आपको बताया था, जब उसके पास क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स होगा। तो सिंपल हार्मोनिक के पास क्या जरूरी है, रीस्टोरिंग फोर्स होना जरूरी है। और रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या, एक ऐसा फोर्स अपने आप आना चाहिए वहां पे, अपने आप, जैसे ही पार्टिकल मोशन स्टार्ट करे वैसे एक ऐसा फोर्स आना चाहिए जो इस प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करता हो, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो। अगर ये है, अगर आपको कभी भी दिख रहा है किसी भी मोशन में कि भाई अपने आप एक फोर्स आ रहा है जो अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको आप डेफिनेटली सिंपल हार्मोनिक के अंदर रख सकते हैं, और फिर उसकी सारी इक्वेशन जो सिंपल हार्मोनिक हम डिराइव कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम ये देख रहे थे, ये हमारी मान लीजिए, अब इसमें कुछ पोजीशंस निकल के आएंगे तो उस पर भी हम डिस्कशन यही कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी वो पोजीशन थी जहां हमने कोई स्ट्रेचिंग नहीं करी थी, रुका हुआ था, तो इसको हम कहते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन।
इक्विलिब्रियम पोजीशन वो जगह है जहां पे पार्टिकल क्या करता है, जहां पार्टिकल फाइनली आके रुकता है, अगर हम उस पे सारे फोर्स हटा दें। इसी को हम चाहें तो कह सकते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब वो पॉइंट जिसके अराउंड हमें ऑसिलेशन देखने को मिलेगा। अब हमने इसको खींचा तो हमें पता है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, हमने इसे खींचा, अब ये हमें पता है ऊपर जाएगा और थोड़ी देर में ऊपर जाते जाते यहां भी चले जाएगा। तो ये हो गया इसका नीचे वाला एक्सट्रीम। लेट्स से इसे हम कह देते हैं प्लस ए और इसे हम कह देते हैं माइनस ए, है ना, एम्पलीट्यूड्स हो गए। तो ये हो गई मैक्सिमम मीन पोजीशन, ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गई दूसरी एक्सट्रीम, और इसी के बीच में ऑसिलेट करेगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं इसको नीचे खींचूंगा तो मेरी स्प्रिंग में फोर्स कहाँ आएगा, रिस्टोरिंग ऊपर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे कर रहा हूं और फोर्स कहाँ रहा है, ऊपर। और जब मैं इसको ऊपर की तरफ पुश होने दूंगा तो स्प्रिंग कहाँ, नीचे धक्का देगी इसको। तो देखो कितनी सारी चीजें हमें मिल गई यहाँ पे। पहली बात कि जो फोर्स है वो कैसा मिलना चाहिए, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो जब नीचे जा रहा था तो फोर्स ऊपर आया, जब ऊपर जा रहा था तो फोर्स नीचे आया। दूसरी बात, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ। आप देखिए हमेशा कहाँ है, मीन पोजीशन की तरफ। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, इसी को यहाँ समझते हैं। तो हमें समझ आ गया ये हमारी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन हो गई, हो गई। अब देखो आप, जैसे ही मैं यहां जाऊंगा तो अपने आप ही आप देखेंगे mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा जो कि मेरे डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। तो देखो फोर्स मीन पोजीशन की तरफ आ गया, और जैसे ही मैं यहां जाना स्टार्ट करूंगा, डिस्प्लेसमेंट यहां होगी, तो फिर से मेरा mg का एक कंपोनेंट होगा जो इस डायरेक्शन में आएगा। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी बस सिर्फ फील देने के लिए समझा रहा हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स कैसे एक्ट करते हैं, कैसे वो पोजीशनड होते हैं। अच्छा, in practice oscillating bodies eventually come to rest at their equilibrium position because of the damping due to friction। तो रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में तो फ्रिक्शन होता है। तो भाई जब इसको आप छोड़ेंगे तो थोड़ी देर में वो फ्रिक्शनल लॉस कर करके इसको फाइनली यहां रुक देगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं, आप याद रखिएगा, तब हम मान के चलते हैं कि डैम्पिंग नहीं है, सो दैट हम चीजों को अच्छे से स्टडी कर पाए। रियलिटी में वो इक्वेशंस क्या वैलिड है, नहीं, वो तभी वैलिड है जब हमने फ्रिक्शन को जीरो मान रखा है। तो सर वो इक्वेशंस कब आएंगी, जब जब फ्रिक्शन को हम कंसिडर करेंगे। फ्रिक्शन को नहीं मान के जो इक्वेशंस है वो स्टैंडर्ड आइडियल केसेस हैं। जब फ्रिक्शन मानेंगे तो उन्हें हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो उनकी स्टडी हमारे क्लास 11th में नहीं है, उनकी स्टडीज हायर क्लासेस में आएंगी, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं फोर्स। तो हम एक्चुअली एक तरीके से हम कैसे इक्वेशन हम कैसे वो पढ़ रहे हैं, हम एक तरीके से फोर्स्ड ऑसिलेशन ही पढ़ रहे हैं। एक तरीके से हम कहें तो हम ऐसे ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं कि अगर ये स्लो होता है तो हम वापस इसको फिक्स्ड प्लस ए और माइनस ए के बीच में ऑसिलेट करते रहना चाहते हैं, सो दैट हम इसको इजीली समझ पाए। तो उस क्वेश्चन पे आएंगे, पहले अब इसको समझते हैं। देखिए इसको तो हमने ऑलरेडी समझ ही लिया है, लेकिन अब इसको थोड़ा डिटेल में जाके समझते हैं कि भाई सर्कुलर मोशन की क्या एनालॉजी बैठती है एसएचएम के साथ। तो मान लीजिए कोई बॉडी भाई सर्कुलर मोशन में है, तो हमें पता है सर्कुलर मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन को अगर हम ध्यान से देखें तो भाई मान लीजिए कोई बॉडी यहां है तो वो ऐसे मूव करेगी, तो हमेशा इस पॉइंट पे नीचे की तरफ से आएगी, तो वो ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम किसी बॉडी का एक्स या वाई पोजीशन को नोटिस करें, देखो जैसे ये एक बॉडी है, ये एक मास है। अब इस मास की दो पोजीशन है, देखो एक वाई में डिस्प्लेसमेंट है और इसकी एक एक्स में डिस्प्लेसमेंट है। अब हम रेफरेंस अगर इस लाइन को ले रहे हैं तो इसको हम एक्स की डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं इसकी, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो इस एक्स और वाई की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। कैसे, मान लो ये मैं इसके रेफरेंस में देख लेता हूं, ये मेरी एक्स की डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर ये मेरा मान लो रेडियस आर है और ये मेरा थीटा है, तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि जो मेरा एक्स है वो क्या है, वो आर कॉस थीटा है, और मेरा वाई क्या है, वो आर साइन थीटा है। तो हाँ, अब मुझे समझ आया कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ये एसएचएम कर रहा है, ये भी एसएचएम है या ऑसिलेटरी, और ये भी एसएचएम ऑसिलेटरी है। तो क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि एक सर्कुलर मोशन में घूमती हुई बॉडी, अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर मोशन, तो हम लिख सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन ऑफ बॉडी इन सर्कुलर मोशन कैन बी टर्म्ड एज एसएचएम। उसको हम एसएचएम कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन को नहीं, एक्स या वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो अब यहां से मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाता हूं चीजों को इजी करने के लिए, कि
अगर मान लीजिए बॉडी यहां से स्टार्ट करेगी तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से स्टार्ट करेगी तो इक्वेशन क्या बनेगी। तो इसके लिए हम एक चीज समझते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन मेथड। प्रोजेक्शन मेथड को समझने के लिए फेजर करके एक मैथमेटिक्स होती है, वो समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो बहुत क्विकली मैं आपको समझाऊंगा, उससे आप एक बार में समझ जाएंगे कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम कुछ एरो से रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं दो तरह की, मेरे को पता है सर्कुलर मोशन में दो तरह की अब ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं। एक बार मैं एक्स के एसएचएम को देख सकता हूं, या मैं वाई के एसएचएम को देख सकता हूं। तो मैं एक एक करके दोनों एसएचएम की सारी इक्वेशंस आपको लिखवा दूंगा। देखिए हम दोनों को पैरेलली बनाते हैं सो दैट हम दोनों को अच्छे से समझ पाए। देखिए तो ये रहा मेरा वाई प्रोजेक्शन मेथड या वाई डायरेक्शन का एसएचएम, और ये रहा मेरा एक्स एसएचएम, एक्स प्रोजेक्शन का मेथड। बस आपको ये डायग्राम याद रख लेना है और आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें भी एक्चुअली दो केसेस बनेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स प्रोजेक्शन के, अच्छा अभी एक एक करके करते हैं, चलो। तो बस आपको ये वाली बात याद रखनी है कि जैसे ही वाई प्रोजेक्शन की बात आए, यहां पे लिखना है साइन थीटा, यहां लिखना है साइन ओमेगा टी। ठीक है, या साइन थीटा भी लिख सकते थे, साइन ओमेगा टी भी लिख सकते थे। बस याद रखना यहाँ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है। ये टाइम डिपेंडेंट थीटा, इनिशियल फेज नहीं है, इनिशियल फेज अभी आएगा। यहां लिखना है कॉस थीटा, ये कितना है, थीटा 0 है। ये कितना है, थीटा 90 है। पता है ना आपको, ये 90 डिग्री पे है। तो यहां से स्टार्ट होगा, तो अभी आपको समझ आएगा यहाँ पे क्यों लिखा है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे हमारा जब भी होगा, बॉडी यहाँ पे होगी। अभी देखो आप क्लियर होगा, ये कॉस थीटा लिखना है। यहाँ लिखना है साइन का अपोजिट क्या आ जाएगा बताइए, माइनस साइन। और कॉस का अपोजिट क्या आ जाएगा भैया, माइनस कॉस। अब देखो काम हो गया बड़ा सिंपल। अगर कोई बॉडी तो ये किसके लिए है, वाई प्रोजेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, वाई प्रोजेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंपल है कि अगर कोई बॉडी यहां से स्टार्ट करे, अब देखो यहां से स्टार्ट करने का मतलब, देखो अब ध्यान समझना। अगर मैं किसी मास को, इसको इससे कंपेयर करो आप, मैं किसी मास को लटकाऊं, यहां पे किसी मास को लटका दूं और उसके मास को मैं यहां पे स्टार्ट करने की बात कर रहा हूं। देखो तो ये रहा उसका y इक्वल टू 0 है ना, ये y इक्वल टू 0, ये है y इक्वल टू प्लस ए, और ये है y इक्वल टू माइनस ए। तो अगर वो y इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है, इस लाइन पे से स्टार्ट करता है और ऊपर जाना स्टार्ट करता है, ध्यान से देखना, इस लाइन से स्टार्ट करता है, तो अब आपको इसकी जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए है ना, वो y डायरेक्शन के मोशन को आप समझ गए। तो अगर वो यहां से स्टार्ट करता है, अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, देखिए अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, यहां पे बना भी देता हूं। तो वही स्प्रिंग वाले सिस्टम में ये रही उसकी मीन पोजीशन, 0 पोजीशन, ये रही उसकी मैक्सिमम, और ये रही उसकी मिनिमम। सही है ना, ये है आपका माइनस ए, ये है आपका प्लस ए। अगर वो यहां से स्टार्ट करता है और ऊपर जाता है, तो बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे, सिंपल हो जाएगा कि भाई यहां पे इस जगह पे जो इक्वेशन ऑफ y आ जाएगी वो आ जाएगी y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इतना सिंपल है। अगर आपको दिख जाए, पता चल जाए कि वो ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हो रहा है, इसको ऊपर को प्लस ले लेते हैं, नीचे को माइनस। अगर वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रहा है, कहीं पे आपने इसको खींचा और वहां से स्टार्ट किया, तो आपको सीधे पता होगा भाई क्या एक तो y डायरेक्शन में हो रहा है, तो y डायरेक्शन में देखना, और कहां पहुंच गए, टॉप पे पहुंच गए, मैक्सिमम पे पहुंच गए। मैक्सिमम पे क्या लिखा था, cos थीटा। तो यहां से स्टार्ट करेगा तो इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू a cos थीटा। अगर वो यहां से स्टार्ट कर रहा है तो इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू माइनस a sin थीटा। और अगर वो यहां से स्टार्ट कर रहा है तो इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू माइनस a cos थीटा। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, पहले तो आप एक सेकेंड में अब इक्वेशन लिख लेंगे जैसे ही आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है। दूसरी चीज आप ये भी लिख लेंगे कि स्टैंडर्ड हमें पता है कि भाई 99 या होना तो हमेशा मीन पोजीशन से स्टार्ट चाहिए, लेकिन अगर आप मीन पोजीशन से स्टार्ट ना करें, मैंने जो आपको यहां पे दिखाया था कि अगर आप मीन पोजीशन की जगह कहीं और से स्टार्ट करें, मान लीजिए आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी कुछ पोजीशन आप खड़े हुए हैं वहां पे आगे, जैसे आप यहां पे देखिए, इसमें यहां पे आप ऑलरेडी ए पोजीशन पे खड़े हुए हैं, तो आप उसको क्या अपनी इनिशियल इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। देखिए कितने इजीली रिलेट कर सकते हैं। ये एंगल कितना है, 90। तो मैं अगर चाहूं
तो y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, मेरे साइन थीटा से वो कितना आ गया 90, तो मैं लिख सकता हूं ए साइन थीटा प्लस 90। देखिए क्या मिल गया आपको, आपको स्टैंडर्ड मीन पोजीशन की इक्वेशन में पाई मिलना स्टार्ट हो गया। सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम से अगर आपने फोकस किया और इस इक्वेशन को इस पे लगा दिया, तो ना आज के बाद आपको कोई इक्वेशन रटनी पड़ेगी, ना इवन मैथमेटिक्स रटनी पड़ेगी, ना फेज डिफरेंस रटना पड़ेगा, आप एक बार में निकाल पाएंगे। सिर्फ ये डायग्राम आपको याद रखना है, याद रखना एंटी क्लॉकवाइज में साइन से स्टार्ट हुआ था। अभी मैं इसका आपको इजी वाला मतलब अब इससे सिमिलर चीज निकालना सिखाऊंगा कि भाई एक्स में क्या होगा, इसी को याद रखना है बस आपको। अच्छा तो अब बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे ये लिखना पड़े कि बताओ स्टैंडर्ड साइन से माइनस साइन में कितना डिफरेंस है, तो आप बोलोगे सर साइन से ये 180 डिग्री आगे है, तो इसको सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा। या फिर अगर कोई आपसे पूछे बताओ कॉस के टर्म्स में इसको क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर कॉस से तो ये 90 आ गई है, तो 90 प्लस थीटा। मतलब कि अब हमें समझ आ गया कि अच्छा ये इनिशियल फेज है, अगर ये कहीं ऑलरेडी खड़ा हुआ है तो मान लीजिए यहां एक इक्वेशन होती, इस तरह की एक इक्वेशन यहां पे होती, तो इसकी इक्वेशन क्या आती, तो आप बोलते सर इसका फाई निकाल लेते हैं, तो यहां जो होगा उसका इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन से कितना आगे है, साइन से ये फाई आगे है, साइन से ये फाई आगे। या फिर सर कॉस से कितना आगे है, मान लो बीट कॉस से कितना आगे, आगे नहीं है पीछे है कॉस से, तो कॉस से इतना पीछे। तो इस तरीके से अब आप हर इक्वेशन को कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये रहा y प्रोजेक्शन लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये बहुत हेल्प करेगा। अब हम बनाते हैं x प्रोजेक्शन लेकिन क्लॉकवाइज। तो अब कुछ नहीं कर रहा है x प्रोजेक्शन के लिए, है ना, x प्रोजेक्शन के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इसको उल्टा कर देना है, इसका देना है मतलब। तो अगर मैं x प्रोजेक्शन एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये एरो आपको बताता है क्लॉक है एंटी क्लॉक। तो बड़ा सिंपल है, पहले एंटी क्लॉक में यहां साइन था, अब यहां पे क्या आ जाएगा, अब यहां आ जाएगा कॉस, खिसक जाएगा, तो यहां आ जाएगा साइन, भाई कॉस के पीछे साइन था, यहां आ जाएगा माइनस कॉस और यहां आ जाएगा माइनस साइन। सही है। देखो जैसे जब मैं यहां था तो एक्स में मैक्सिमम पे था, जब यहां आया तो एक्स में मिनिमम पे था। मैक्सिमम कब आता है, कॉस आता है, ठीक है, मैक्सिमम कब आता है, कॉस आता है। 1 मिनट रुक जाइएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। और उधर हो जाएगा माइनस कॉस, देखो एक्स में यहां पे जब मैं खड़ा था तो एक्स में मैक्सिमम पे खड़ा था प्लस ए पे, और उधर गया तो माइनस ए पे आ गया, यहां पे एक्स में 0 पे आ गया और यहां पे -0 में आ गया। तो मुझे पता है एक्स के लिए जो मेरी इक्वेशन बन रही थी कॉस थीटा, वो कहां जाएगी, पहले मैक्सिमम पे होगी, फिर 0 पे आएगी, फिर मिनिमम पे होगी, फिर 0। तो देखो क्या ऐसी इक्वेशन आनी चाहिए थी, बिल्कुल। अब देखो अब इनको मतलब अगर यहां से कोई, अब देखो ये मीन हो गई, तो ये x इक्वल टू 0 हो गया, ये x इक्वल टू प्लस ए हो गया। लेकिन x प्रोजेक्शन आप एक्चुअली यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कर लीजिएगा। x प्रोजेक्शन एक्चुअली यूज नहीं होता है, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसी भी एक्चुअली एक स्पेशल क्वेश्चन होता है, इसमें आपसे बोला जाता है कि x प्रोजेक्शन निकालिए, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं। तो अगर यहां से कोई पार्टिकल स्टार्ट करता है, तो यहां पे अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है x प्रोजेक्शन में, तो ये x से क्लियर रहना कि मैं x के अराउंड SHM की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, x के अराउंड SHM की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, जब x के अराउंड की बात कर रहे हैं तो x के अराउंड की बात चल रही है, तो इधर लिखना चाहिए था, ये है x का प्लस a और ये है x का माइनस a। तो यहां पे अगर पार्टिकल रखा है तो उसकी वैल्यू बनेगी a cos थीटा या cos ओमेगा t। अगर यहां से कोई स्टार्ट करता है वो x में, है ना, तो बनेगी x इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा टी। यहां से कोई स्टार्ट करता है तो बनेगी x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी, और यहां से कोई स्टार्ट करता है तो बनेगी x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। देखो होता भी ऐसे। अब आपको ये लगेगा सर इन दोनों में तो 0 आएगा, इसको पता कैसे लग रहा है। आप इधर देखो, अगर कोई भी अपने मैक्सिमम से स्टार्ट करता है तो कॉस की ग्राफ ऐसी बनती है। आप देखो वो नीचे जाते हुए 0 पे आता है, देखो नीचे जाते हुए 0 पे आता है, बाद में ऊपर जाते हुए 0 पे आता है। तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, 2 और बन सकते हैं इसमें। कौन से 2 बन सकते हैं भाई, y की प्रोजेक्शन लेकिन
क्लॉकवाइज और एक्स की प्रोजेक्शन लेकिन क्लॉकवाइज, ये भी तो बन सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, वैसे क्लॉकवाइज मोशन भी नहीं होता, लेकिन क्लॉकवाइज को इमेजिन करते हैं। देखो क्लॉकवाइज का मतलब क्या, क्लॉकवाइज का मतलब कि अगर कोई बॉडी यहां से नीचे जाना स्टार्ट कर दे तो देखो नीचे की तरफ पहले जा रही है। तो कन्वेंशन तो फिक्स है भाई, कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन फिक्स है। अगर हम y की बात करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे साइन होगा, लेकिन अब क्योंकि नीचे वो पहले जा रहा है तो हम जहां वो पहले जाएगा उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। तो पहले हमने प्लस से ऊपर लिखा था माइनस से नीचे, अब हम इसको लिखेंगे प्लस से और ऊपर को लिखेंगे माइनस से। तो बहुत सिंपल है, जो है उसको पलट दो। ये साइन है तो यहां आ जाएगा कॉस, ये जाएगा माइनस साइन और ये आ जाएगा माइनस कॉस। सिंपल है। एक्स के लिए क्या होगा, खिसका दो, तो यहां आ जाएगा कॉस, इसी का खिसका दो, यहां इसको 90 डिग्री से पीछे कर दो, तो यह जाएगा साइन, यह जाएगा माइनस कॉस और यह जाएगा माइनस साइन। देखो ध्यान समझो, साइन कॉस माइनस साइन माइनस कॉस, एक्स में जाने के लिए इसको 90 डिग्री से खिसका दो इस तरफ। तो देखो साइन कॉस माइनस साइन माइनस कॉस, वाई में पलट दो, यहां साइन के साथ कॉस था, अब साइन के साथ कॉस नीचे आ जाएगा और एक्स के लिए वापस उसको खिसका दो, बस। अब आप किसी भी चीज को लिख पाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर आपका कभी मोशन नीचे की तरफ स्टार्ट हो और नीचे जाना स्टार्ट पहले करे तो आप इक्वेशंस को लिखेंगे, देखेंगे कि भाई y इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, y इक्वल टू प्लस a से स्टार्ट हो रहा है या यहां से, या फिर आप देखेंगे x में अगर SHM हो रहा है तो x इक्वल टू 0 से हो रहा है, x इक्वल टू प्लस a से हो रहा है या x इक्वल टू माइनस a से। ये आपको ध्यान रखना होगा, उस हिसाब से आप इक्वेशन लिख पाएंगे और इक्वेशंस को कंपेयर कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन मैं आपको बार बार कहूंगा 99.9% टाइम्स आपके इस वाले y से, स्टैंडर्ड y से काम हो जाएगा, जहां y इक्वल टू a साइन ओमेगा t का जो है इक्वेशन आता है। ठीक है जी। तो हमारा कोई क्वेश्चन रह गया जो हमें देखना था। हाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन देख लेते। तो इसमें पूछा था कौन सा सिंपल हार्मोनिक है, कौन सा पीरियोडिक बट नॉन सिंपल, कौन सा नॉन पीरियोडिक है। देखो तो पहला तो हमें सिंपल हार्मोनिक और पीरियोडिक दोनों ही लग रहा है भाई, पीरियोडिक का ही तो सबसेट है सिंपल हार्मोनिक, तो ये तो है ही। अच्छा ये भी मुझे पीरियोडिक और सिंपल हार्मोनिक लग रहा है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, है ना। ये पीरियोडिक तो होगा, साइन का फंक्शन सिर्फ अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो पीरियोडिक है। लेकिन मैंने आपको बताया था, फोरियर ने सिंपल बात कही थी, साइन अकेला हो कॉस अकेला हो या साइन और कॉस दोनों साथ हो, दो साइन नहीं हो सकते हैं। तो ये वाला क्या है, पीरियोडिक बट नॉट SHM। ठीक है। अच्छा ये वाला भी देखो सिर्फ साइन है लेकिन पावर 5 है, वहां पावर क्या होनी चाहिए, सिंगल पावर होनी चाहिए थी। तो ये वाला भी क्या है, पीरियोडिक बट नॉट SHM, है ना। पावर याद रखो, फोरियर में पावर 1 होनी चाहिए और सिर्फ साइन कॉस होने चाहिए या सिर्फ अकेला साइन होना चाहिए, तभी SHM होगा। नहीं तो पीरियोडिक तो होगा, ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन SHM नहीं होगा। ये तो भाई कुछ नहीं है, नॉन पीरियोडिक नॉन SHM है। तो देखो इसको ऐसे कर लेते हैं ना, इसको ऐसे करना सही रहेगा, ABCD इसमें लिख देते हैं हम। तो ये हो गया A, ये हो गया आपका B, नहीं ये हो गया आपका B, यस, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये भी C है। देखो ना ये वाला ग्राफ तो कभी पीरियोडिक हो ही नहीं सकता, दिख रहा है देखो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग ग्राफ है। आप कुछ भी टी रख दो, मतलब एक अलग ही रैंडम पैटर्न में चलेगा, कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। तो पीरियोडिक में तो फिक्स पैटर्न फॉलो होना चाहिए ना, तभी तो पीरियोडिक होगा वो भाई, रिपीट होनी चाहिए बातें। यहाँ तो रिपीट कुछ भी होते हुए नहीं लग रहा है, इसलिए ये नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। चलिए एनालॉजी समझ आ गई, प्रोजेक्शन मेथड भी समझ आ गई, तो आगे चलते हैं और फाइनली समझते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन SHM। देखो अब हमने एक स्टैंडर्ड चीज फिक्स कर ली कि भाई बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं अपने लिए सबसे बेस्ट जो अज्यूम डिस्प्लेसमेंट है वो है a साइन ओमेगा t प्लस फाइ। ये मेरी सबसे बेहतरीन अज्यूम डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दूं, आप सोचो, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कर देते हैं भाई, तो हो जाएगा a d/dt ऑफ a साइन ओमेगा t। चलिए करिए इसको डिफरेंशिएट। तो a तो एक एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट है, साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा t प्लस फाइ। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे
टी नहीं था, कुछ और था, तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा और इसका फिर से करना पड़ेगा। तो ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा प्लस 0, क्योंकि फाई तो एक कांस्टेंट होता है। तो ये आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। यहां से हमें वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मिला। अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट ये हम लेते हैं तो वेलोसिटी ये मिल गई। लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, क्या हम इसको और रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए, मैं चाहूं तो इस cos थीटा को लिख सकता हूं ऑल्सो, मुझे पता है मैं इस cos थीटा को लिख सकता हूं ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने क्या लिख लिया? मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और रूट ले लिया दोनों तरफ। तो देखो ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा? ए को अंदर ले जाऊंगा, तो ए जब अंदर जाएगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा। भाई बाहर आता है तो ए हो जाता है स्क्वायर का, अंदर जाके वापस स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया। अब देखो ये क्या आ गया? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको वाई का स्क्वायर लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो आप देखो एक बहुत प्यारा आपके पास फॉर्मूला आ गया बिना टाइम को। तो टाइम बार बार आप, ऐसा होता है ना क्वेश्चंस में बोलेगा कि भाई सीधे ये बताओ कि वेलोसिटी इस डिस्प्लेसमेंट में कितनी होगी, तो वो वेलोसिटी की वैल्यू आपको यहां से क्लियर हो जाएगी सीधे डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। अब देखो यहां पे इसके स्पेशल केसेस आप लिख सकते हो चाहो तो, क्या कि एट y इक्वल टू 0, 0 डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन पोजीशन पे देखो वेलोसिटी कितनी आ रही है? वेलोसिटी आ रही है, ये 0 हो गया तो आ रही है ए ओमेगा। तो जो ए ओमेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है? बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसकी कौन सी वैल्यू आ रही है? वेलोसिटी की मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। क्यों मैक्सिमम सर? क्योंकि देखो ना, इसकी मिनिमम क्या हो सकती है? स्क्वायर की 0। तो अगर ये 0 मिनिमम माइनस हो रहा है तो ये मैक्सिमम आंसर देगा। अच्छा, एट y इक्वल टू प्लस ए की अगर हम बात करें, राइट मैक्सिमा है ना, राइट मैक्सिमम पॉइंट जो है, देखो वेलोसिटी कितनी आएगी? तो यहां पे ए रखो तो 0 हो जाएगी। तो देखो जैसे ही आप एक्सट्रीम पे पहुंचते हो तो वेलोसिटी को 0 होना ही पड़ता है, तभी तो एक्सट्रीम पॉइंट अचीव हुआ है। इसी तरीके से आप बाकी रख के निकाल सकते हो। देखो कितना इंटरेस्टिंग बन गया। ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं भाई। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? आप देखिए, ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन के लिए हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी कर देंगे। अब वेलोसिटी की वैल्यू आई थी, देखो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यही तो आई थी, अपॉन डी टी। चलिए भाई, तो आ गया ए ओमेगा, तो बाहर आ गया। कॉस ओमेगा टी का जाता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। कॉस थीटा का माइनस साइन ओमेगा टी होता है, और इनटू ओमेगा और आ जाएगा चेन रूल से। तो ए की वैल्यू आ गई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखिए आप, क्या बेहतरीन हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का। ये आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसको भी देखो हम थोड़ा बदल सकते हैं। कैसे? हम देखो, हमारे को ए साइन ओमेगा टी दिख गया। देखो ए साइन ओमेगा टी क्या था? ए साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट थी। तो हमें एसएचएम का बेसिक रिलेशन मिल गया, जो हमें भी जिस पे बात कर रहे थे कि आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय। देखो क्या हम बात कर रहे थे, यही तो बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि एक एसएचएम में जो फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होना चाहिए। देखो आप इसमें मास का मल्टीप्लाई करो, एफ एफ एसएचएम की बात करते हैं, यही तो है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन एसएचएम। तो फोर्स क्या आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो ये क्या आ रहा है? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाय। देखो क्लियरली हमारा जो फोर्स है वो क्या आ रहा है? इनवर्स माइनस प्रोपोर्शनल टू वाई। यही तो है कंडीशन ऑफ एसएचएम, जो कि अपने आप प्रूव हो गई। देखो आप, कंडीशन ऑफ एसएचएम, यही तो मिनिमम कंडीशन थी एसएचएम की। ठीक है। देखिए, तो आपको ऐसे एक्सेलरेशन के भी दो फॉर्मूले हो गए। अब आप क्या कर सकते हैं ना, इनको स्टैंडर्ड इक्वेशंस को लिख लीजिए। जैसे एट y इक्वल टू 0 क्या क्या होगा? y इक्वल टू ए क्या होगा? y इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी देखो पहले कहाँ होती है? 0 पे होती है, फिर a पे जाती है। चलो ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके हिसाब से लिखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये मान लीजिए इसकी मीन पोजीशन है, तो ये हमारी y इक्वल टू 0 है। हम इसको
कहाँ ले गए भाई, नीचे लाना है ऊपर, तो ऊपर ले जाते हैं चलो। तो यहाँ पे अगर बॉडी जाएगी तो हम कह देते हैं ये y इक्वल टू प्लस ए है, और यहाँ पे नीचे बॉडी जाएगी अगर इतनी देर, तो ये y इक्वल टू माइनस ए है। चलो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो यहाँ तो दिख ही रहा है डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 है। यहाँ वेलोसिटी कितनी आएगी, देखो आप y 0 पे वेलोसिटी कितनी आ रही थी, ए ओमेगा, तो मैक्स वेलोसिटी आएगी यहाँ पे आपकी जो है ए ओमेगा। y इक्वल टू ए रखेंगे जैसे ही वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, मिनिमम आएगी, इसकी वैल्यू है 0। माइनस ए रखोगे देखो तो भी वो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगी आपकी 0। अच्छा, y इक्वल टू 0 को इसमें रखो एक्सेलरेशन में, तो देखो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, 0 आ रहा है। ऑब्वियसली याद है मीन पोजीशन पे तो स्ट्रेचिंग ही नहीं हुई ना अभी, तो कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा। जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो मैक्सिमम आएगा आपका, यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और यहाँ पे आएगा फिर से मैक्सिमम आएगा, लेकिन एक दूसरी डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा माइनस ए की जगह तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया एक्सेलरेशन। देखो बड़ा सिंपल है, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स ऊपर की तरफ है, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स नीचे की तरफ है। सिंपल बात बता रहे, क्योंकि आपने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है ना, तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो मतलब नीचे की तरफ है, और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव मान रखी है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर की तरफ, मतलब हमेशा ऑपोजिट है। क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ लाइन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। इट्स वेलोसिटी व्हेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लाइन इज इतना, तो हमें पता है सेंटर पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। अब डिपेंड करता है इसने स्टार्ट कहां से किया है, तो हम मान के चल रहे हैं कि हम देखो ये मानना पड़ेगा हमें कि स्टार्ट कहां से किया, तो इसने क्योंकि बताया नहीं है तो हम मान लेते हैं कि इसने स्टार्ट यहीं से किया है, ठीक है ना, ऐसे हो रहा है। तो हमें पता है सेंटर इज दी मीन पोजीशन, है ना, तो हमें पता है वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गई। और हमें ये पता है कि इसके हिसाब से अगर ये पूरा 4 है तो ये प्लस ये 2 सेंटीमीटर है, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहां से हमें ओमेगा मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर पर सेकंड अपॉन 2 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 6, है ना। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, वो आ गया 2 पाई बाय ओमेगा, तो पाई बाय 3 सेकेंड्स आपका टाइम पीरियड आ गया। तो फर्दर और भी हम वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद टाइम पीरियड ऑफ इतना, इट्स एम्पलीट्यूड इज इतना, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। देखिए तो क्या क्या दे दिया आपको, टाइम पीरियड दे दिया 4, तो पहले ना ओमेगा निकाल लो, क्योंकि देखो जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा तो कुछ ऐसा आएगा a sin ओमेगा टी प्लस 5, तो हमें ओमेगा चाहिए होगा ना, तो ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, तो पाई बाय 2 तो ओमेगा आ गया, एम्पलीट्यूड है 5। अच्छा, इनिशियल फेज की बात नहीं की गई है, तो 5 हमारा हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू आ गई 5 साइन पाई बाय 2 टी, और ये सेंटीमीटर्स में, ये y हो गया। वेलोसिटी हमें पता है क्या हो जाएगी, इसी का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, हो जाएगा a ओमेगा मतलब 5 इंटू ओमेगा 5 पाई कॉस पाई बाय 2 टी सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन की जनरल इक्वेशन आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, मतलब कि माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है देखो पाई बाय 2 है, तो पाई स्क्वायर बाय 2, और वाई कितना आया था, इतना आया था, तो 5 साइन पाई बाय 2 टी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसमें टाइम की वैल्यू रख रख के सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें हम अगर t इक्वल टू 0 रख दें तो y एट t इक्वल टू 1 निकालने के लिए ऐसे करते हैं, तो जाएगा 5 साइन पाई बाय 2, साइन 90 होता है 1, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वेलोसिटी को t इक्वल टू 1 पे निकालना है तो ऐसे लिखते हैं, तो जाएगा 5
पाई कॉस पाई बाय 2 रहेगा 0। एक्सेलरेशन को निकालना है तो ऐसे लिखते हैं, तो हो जाएगा -5 पाई स्क्वायर बाय 2 साइन 90। साइन 90 फिर से 1, टी इक्वल टू 1 रख रहा हूँ मैं इसलिए, ठीक है। तो -5 पाई स्क्वायर की नियरली वैल्यू 10 होती है, लगभग लगभग अपॉन 2, तो ये लगभग लगभग -25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे आ जाएंगी चीजें, ठीक है जी। चलिए, a particle executes SHM of amplitude 25 centimeter time period. What is the minimum time required for particle between 2 points 12.8 centimeter on either side of mean position? अच्छा जी, देखिए बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। देखो, तो ये मान लो अपना x इक्वल टू 0, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू a है। हमें नहीं पता एम्पलीट्यूड, अच्छा एम्पलीट्यूड पता है, हमें पता है 25 सेंटीमीटर और ये -25 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है कि ये बताओ कि दोनों तरफ, तो यहाँ पे y इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे y इक्वल टू -12.5 सेंटीमीटर के बीच में टाइम कितना लगेगा। तो आपको एक बात समझ आनी चाहिए, पहले एक बात समझ आनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 होगा और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t/4 होगा। देखो ना, ये t इक्वल टू 0 है, ये 1/4 टाइम है, वापिस ये आता है t इक्वल टू हाफ टाइम में, है ना। और फिर यहां से यहां जाता है t इक्वल टू 3t/4 में और वापस आता है t इक्वल टू 4t/4 मतलब t में। ऐसे ही तो होता है भाई, ये यहां से यहां जाएगा 1/4 टाइम में, फिर वापस आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर वापस आएगा। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जब इससे और इसके बीच का टाइम पूछेगा तो पहले आप t1 निकालोगे और फिर आप ये वाला टाइम निकालोगे, ये गैप, और उसमें इस गैप को ऐड करो। क्यों? उसमें इस पूरे को ऐड करोगे, मतलब यहां से यहां जाओगे, यहां से वापस यहां भी तो आओगे और फिर यहां जाओगे ना, तो आपको कितना ऐड करना है ध्यान से देखो। ये वाला t1, यहां भी t1 तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपको यहां पे ये लेना है t, ये वाला t, इसको t डैश कह देते हैं। वो क्या पूछ रहा है ध्यान समझो, वो बोल रहा है 12.5 सेंटीमीटर में के बीच में कितना टाइम लगेगा। तो यहां से आगे का टाइम आपको निकालना है, इतना टाइम। तो पहले हम t1 निकाल लेते हैं कि 12.5 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, देखते हैं। तो y की इक्वेशन निकाल लेते हैं, हो जाएगी a sin ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2π/t, दैट इज π/3। तो y की वैल्यू आ गई 25 sin π/3t। तो हमें ये पता है कि भाई एट t इक्वल टू t1 y की वैल्यू कितनी हो रही है 12 पॉइंट। हम मान रहे हैं कि भाई यहां से यहां ये t1 टाइम में गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12.5 सेंटीमीटर हो गई। कितने टाइम में? t1 टाइम। तो हमें पता है ये 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, इज इक्वल टू साइन पाई t1/3। हमें पता है भाई इसको हम लिख सकते हैं साइन 30। तो अगर हम दोनों तरफ कंपेयर कर लें तो हमें t1/3 की वैल्यू कितनी मिल गई 1/6, या फिर हमें t1 की वैल्यू कितनी मिल गई, हमें मिल गई 0.5 सेकेंड्स। कितनी मिल गई? 0.5 सेकेंड्स मिल गई t1 की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, खेल हो गया। हमें पता है ये टाइम कितना है, यहां पे टाइम कितना है, यहां पे जो टाइम है वो उसका फोर्थ है, 3/4 है ना। तो यहां पे जो टाइम निकला होगा ये वाला टाइम वो 3/4 है, तो ये 3/4 है। ये कितना है? t/2 है, तो ये 3/2 है। और ये कितना है अभी हमने निकाला 0.5 है, तो देखो टोटल टाइम कितना आया। 3/4 कितना होता है? 0.75। तो 0.75 में से 0.5 गया तो t डैश कितना आया। तो जो हमारा आंसर है टाइम का, जो हमें चाहिए वो क्या है, वो है t डैश। यहां से आगे का टाइम निकालना है ना, मैं यहां से यहां पहुंचने का। भाई यहां से यहां तो पहुंचेगा नहीं। अच्छा, आप दो तरीके से पहुंच सकता है, इसका मतलब ये देखो, यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा, है ना। तो बेसिकली जब यहां से यहां क्रॉस करेगा तो पहले यहां जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहां जाएगा, मतलब t डैश प्लस यहां से यहां आने का, तो यहां से यहां आने का t/4 प्लस यहां से यहां जाने का, यहां से यहां का t1, तो यहां का t1।
तो टी डैश कितना आया, वो आया इतने पूरे में से ये माइनस करो, तो 0.75 में से 0.5 गया तो 0.25 प्लस 0.75 प्लस 0.5, ये आपका आंसर होगा। तो ये कितना आ रहा है देखो जरा, ये आ रहा है इतना, 1.4 सेकेंड्स। 1.4 सेकेंड्स लगेंगे इसको यहां से यहां जाने में। समझ आया आपको? ये छोटी छोटी बातें। अब गलती इसमें क्या करते हैं हम, इसमें गलती हम ये कर देते हैं कि हम सीधे यहां का निकालते हैं 0.5 और सोचते हैं 0.5 ये दोनों का सम 0.1 आ जाएगा। ऐसा नहीं, ये टाइम आपको लगेगा यहां से यहां पहुंचने में। ठीक है जी, चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं सो दैट आपका दिमाग पूरा का पूरा खुल जाए चीजों को लेकर। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस मच, व्हाट इज द फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अच्छा जी, तो चलिए पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। पहले वाली की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हो जाएगा 0.1, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, ये पूरा का पूरा इनटू 100 पाई, है ना, इसका फिर से करना पड़ेगा। सेकंड वाले का जाएगा 0.1 कॉस का हो जाएगा माइनस साइन इनटू पाई। चलो तो इसका थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबको ना साइन में चेंज कर लेते हैं। अगर हमें इसको साइन में चेंज करना है तो आप याद करो, याद करो कॉस साइन से कितना आगे था, 90 डिग्री आगे था। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.1 या 10 पाई, साइन के टर्म्स में लिख लो तो बहुत आसान हो जाएगा। देखना चाहिए, देखना, साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3 प्लस 90, साइन में 90 ऐड करते तभी तो कॉस आता है, और साइन में कितना ऐड करते थे कि माइनस साइन आए तो 180 ऐड करते थे। तो ये जाएगा 0.1 पाई साइन पाई टी प्लस 180। अब देखो यहां से आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया, ये भी साइन बन गया, ये भी साइन बन गया, तो ये रहा इसका फेस, ये रहा इसका फेस। तो बेसिकली नेट फेस कितना आ गया, पाई नेट। देख लो इसका सम कर लो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 5 पाई बाय 6। कितना होता है 5 पाई बाय 6, ये होता है 150 डिग्री, और ये आ रहा है आपका 180 डिग्री। 5 पाई बाय 6 सही है ना, 6 3 18, 5 3 15। तो आप देखो आंसर आ गया पाई माइनस, तो 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, है ना, तो 5 पाई बाय 6 माइनस पाई, तो माइनस पाई बाय 6 आपका फेज आ रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है पहले वाले की, वो दूसरे से इतना कम, मतलब पीछे चल रही है एक तरीके से। टाइम में अगर हम देखें तो वो पीछे, मतलब थोड़ा सा और पीछे की तरफ चल रही है। उसको इमेजिन करने का कोई पॉइंट नहीं है, इसको वेलोसिटी को इमेजिन करने का पॉइंट नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में फेज का इमेजिनेशन लॉजिकल नहीं है। आप इसको सिर्फ डिस्टेंस के टर्म्स में करेंगे इमेजिन तो ज्यादा बेटर है। अभी तो बस आपको ये देखना था कि फेज डिफरेंस कितना है, तो वो आएगा माइनस पाई बाय 6। ठीक है, चलिए अब हम ऑलरेडी इस बात को समझ चुके हैं कि जो हमारा फोर्स होता है एसएचएम में, वो क्या होता है, वो एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है। तो उसी की स्टडी हमें यहाँ देखनी थी। आपको अभी मैंने दिखाया था कि जो एक्सेलरेशन आता है, अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट ये है, इस फॉर्म में है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन आता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के टर्म्स में आता है। यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो फोर्स इन एसएचएम है उसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन आएगी, जो कि माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई आएगा। तो क्लियरली जो एसएचएम का फोर्स होता है वो कैसा होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। अब ये जो है बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो कोफिशिएंट है, देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जब हमें कभी किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने को पूछा जाएगा तो हम क्या अप्रोच रखेंगे टाइम पीरियड के लिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बात पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो हम कैसे निकालेंगे वो चीज हमें यहां से ग्रैब करनी है। बड़ा सिंपल है उसको समझना। हमें पता है कि हम जब भी रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, क्या पता है हमें जब भी रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे और उसको हम मास से डिवाइड करेंगे, तो वो चीज
माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आएगी। ऑल्दो माइनस साइन बस ये दिखा रहा है कि रिस्टोरिंग है, तो माइनस साइन को हम हटा देंगे। माइनस साइन तो हमने कंसिडर कर ही लिया होगा डायरेक्शन में। तो ये याद रखना है कि सबसे पहले निकालना है रिस्टोरिंग फोर्स और उसको मास से डिवाइड करना है। तो जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इसका मतलब जैसे ही हम इसको कंपेयर करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आती है, जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, उसको जैसे ही हम इससे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके हम आराम से ओमेगा निकाल पाएंगे। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि हम इसको इस तरीके से यूज करने वाले हैं फॉर टाइम पीरियड, क्योंकि एक बार हमारा ओमेगा आ गया तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, है ना। और हमें एक और बात लिखनी है इंपॉर्टेंट कि एसएचएम नीड्स रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, अब बात करते हैं एनर्जी इन एसएचएम की। तो देखिए बहुत सिंपल है एनर्जी इन एसएचएम भाई, क्योंकि बॉडी के पास वेलोसिटी भी है तो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्योंकि बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो कैसे हम निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है, पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बड़ा सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो बॉडी काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में है उसकी वेलोसिटी रख दीजिए, तो हाफ एम ए ओमेगा, या तो ये वाला फॉर्मूला रख दीजिए कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर ना, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर, या तो हम ये रख सकते हैं या फिर हम ये रख सकते हैं, है ना। इन दोनों में से कोई भी हम प्लेस कर सकते हैं। देखिए या तो हमारे पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर यही इक्वल टू इसके आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। दूसरा हमारा आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, ये भी बहुत सिंपल है भाई, क्योंकि हमें पता है कि जो स्प्रिंग का फोर्स है वही यहाँ जनरल फोर्स बन गया है। यहाँ पे हमें पता है कि जो फोर्स है वो तो हमेशा ही माइनस के एक्स वाले रूप में आ रहा है। देखो आप, देखो आप इस चीज को अगर ध्यान से देखो तो ये तो एक कांस्टेंट ही हो गया। तो इसको तो मैं लिख ही सकता हूँ हमेशा कि एसएचएम का जो फोर्स है वो तो माइनस के इंटू वाई के फॉर्म में आ रहा है, या के इंटू एक्स के फॉर्म में आ रहा है। के इंटू वाई लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। तो बस का मतलब कि इससे तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल रखी है, तो इस फोर्स के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें याद ही है, हाफ के एक्स स्क्वायर आता है। के की वैल्यू क्या है भैया, देखो के की वैल्यू है माइनस मतलब एम ओमेगा स्क्वायर। याद है आपको एसएचएम के लिए स्प्रिंग के लिए अपने डिराइव किया था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। या फिर y की वैल्यू रख दीजिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, y की वैल्यू क्या आएगी a साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। इनमें से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो आप इनका सम कर दीजिएगा। देखो टोटल एनर्जी भी निकाल देते हैं, तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, तो ये आ गई आपकी काइनेटिक, ये आ गई आपकी पोटेंशियल। टोटल में क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ये देखो यहीं से एक चीज इंटरेस्टिंग दिखेगी आपको, इन दोनों को ऐड कर दो बस, तो इससे समझ आएगा। देखो जैसे ही आप कॉमन निकालोगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सिर्फ बचेगा क्या, आपका ए स्क्वायर। सिर्फ बचेगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग ग्राफ भी देख लो।
अगर मेरे पास यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे y इक्वल टू 0 है, यहाँ पे y इक्वल टू a है और यहाँ पे y इक्वल टू माइनस ए है, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एनर्जी का मैं ग्राफ बनाऊं, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा। ये होगा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है आपकी जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, तो ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। और ये बनेगा आपका टोटल एनर्जी का ग्राफ। ये है आपका टोटल एनर्जी जो कांस्टेंट होती है। देखो आप, टोटल एनर्जी कहीं चेंज ही नहीं हो रही, देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एयर सब कांस्टेंट है इसमें, ठीक है। ये देखो है ना। तो आपको ये पता भी है कि भाई जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है, जब कोई चीज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आएगी तो उसकी पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, काइनेटिक मिनिमम रुक जाएगी वो, है ना। काइनेटिक मिनिमम पोटेंशियल मैक्सिमम, मीन पे मैक्सिमम काइनेटिक होती है, मिनिमम पोटेंशियल होती है। तो ये ग्राफ हमारे बड़े काम का होता है, काफी हमें यूज आता है आगे इसका। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं। अ बॉडी वेइंग 10 ग्राम हैज अ वेलोसिटी ऑफ इतना आफ्टर 1 सेकंड ऑफ इट स्टार्टिंग इन पोजीशन, इफ द टाइम इज 6 सेकंड फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, एंड टोटल एनर्जी। तो 1 सेकंड बाद ही बोल रहे होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या आता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही तो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सब कुछ इसमें है ही हमारे पास। मास है 10 ग्राम, उसको चेंज करना पड़ेगा भाई एसआई के लिए, एसआई यूनिट के लिए। ओमेगा होता है 2 पाई/टी का होल स्क्वायर। ए कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है हमारा। अच्छा आप देखो, एम्पलीट्यूड नहीं दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये बता रखा है कि वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो अगर वेलोसिटी हमें पता है तो हम ये तो काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी तो आ जाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है ए ओमेगा अंडर रूट, सॉरी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लो। कैसे, ओमेगा की वैल्यू रखो भाई 2 पाई/टी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको रखो आप 36 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ गई, आप देखो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 36 अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये आ गई। अरे यार टाइम था यार, टाइम में थी, टाइम वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। चलो ठीक है, टाइम वाली इक्वेशन लगा लेते हैं। हो जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, टाइम वाली लगानी थी यार इक्वेशन, है ना। तो ए इंटू 2 पाई/6 कॉस, ये आ जाएगा 2 पाई/6 इंटू टाइम 1 सेकेंड है, तो ये 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। अब ठीक है, अब सही हो जाएगा सब कुछ। तो ए की वैल्यू आ गई 6 इंटू 6 अपॉन 2 पाई, और कॉस 2 पाई/6 मतलब कितना, पाई मतलब 180, तो 6 3 जा 3 2 जा 6, ये है 180, तो 6 3 जा 18, 3 दूनी 6, एक तरीके से कितना हो गया 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, तो ये 1/2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आ गया 36 अपॉन पाई। तो अब देखो सब हो गया, ये तो आ गई काइनेटिक एनर्जी, हाफ 10/1000 इंटू 6 का 36 और 10⁻⁴ ये आ गया। देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, लगभग लगभग ये आ गई आपकी 18। तो 18 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर, मतलब हाँ जूल्स में आ गई, एसआई में आ गई, ठीक है। पोटेंशियल की बात करें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर
है ना। तो पोटेंशियल की बात भी हम क्या करते हैं, वाई निकालना पड़ेगा ना पोटेंशियल के लिए, कोई नहीं वाई निकाल लेते। तो ए साइन ओमेगा टी, ए है 36/पाई सेंटीमीटर में, और साइन ये आ जाएगा ओमेगा कितना है 2 पाई/6, तो साइन 60 आ जाएगा √3/2, हो जाएगा 36, 18√3 आ जाएगा बेसिकली। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा भैया कितना है, ओमेगा है π/3, 2 पाई/6 कितना होता है π/3, तो π²/9 इंटू 18√3 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका आ गया लगभग लगभग, ये 10 होता है तो 10 से 10 गया, ये भी कैंसिल हुआ, तो ये जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 3/9 टू ज़ा 18, 18 से 18 गया, ये गया 18 3 ज़ा 54, है ना। और क्योंकि y सेंटीमीटर में था तो इंटू 10⁻⁻4 और आ जाएगा, तो ये भी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी 54 इंटू 10⁻⁻4 जूल्स। 1 मिनट और एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है ना, हाँ तो एक और यहाँ पे बच रहा है बिल्कुल, अच्छा ठीक है ना। तो ये आ रहा है 54, यहाँ पे एक 10 और बचा था ना, एक π² से 0 ये गया, एक 0 से 0 ये गया, एक 10 और बचा, यहाँ 10⁻⁻4 आएगा, 10⁻⁻4 10⁻⁵ हो जाएगा ये, है ना। या उसको 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके 540 वो भी लिख सकते हैं आप। टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा सीधे सीधे, तो हाफ एम ओमेगा कितना है π²/3 का 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, ए कितना है आपने यहाँ निकाला था 36 इंटू 36/π², तो π² से π² कट गया, 9 4 ज़ा 36 हो गया, हमने 2 का यूज़ कर लिया था, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो बस आ गया 36 दूनी 72 इंटू 10⁻⁻6। तो टोटल एनर्जी जो यहाँ से मुझे दिख रही है ना, टोटल एनर्जी जो मुझे दिख रही है यहाँ से वो आ रही है 36 दूनी 72 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना, 72 इंटू 10⁻⁻6, ठीक, अच्छा 10⁻⁻4, सही है, वाई ठीक निकाला ना हमने, ए सेंटीमीटर में था ये, सब सही है, परफेक्ट। चलिए अब हम फाइनली जा रहे हैं फिजिकल पेंडुलम्स की बात कर रहे हैं, मतलब रियलिस्टिक जो सिनेरियोज बनते हैं उसमें क्या क्या पेंडुलम बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रिंग मास पेंडुलम का टाइम पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के इसमें टाइम पीरियड का डेरिवेशन आता है, बड़ा सिंपल है। मान लीजिए हम इस मास को y डिस्प्लेसमेंट पे लाते हैं, तो हमें पता है जैसे ही हम इसको नीचे y लाएंगे तो एक ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा जिसका फॉर्मूला होगा -ky। तो हमें क्लियरली समझ आ गया कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है एसएचएम का जो फोर्स है वो है -ky। यहाँ पे k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा हमें ये भी पता है कि एसएचएम के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है -m ओमेगा स्क्वायर y, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y से y भी कैंसिल हो गया, तो यहां से हमें क्या मिल गया, हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, वो मिल गई k/m, या हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई √k/m। तो बस टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ ही गया, देखिए। तो देखो मैंने आपको बताया था ना अप्रोच क्या है, पहले रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे और टाइम पीरियड निकालेंगे। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, वो आ गया 2π/ω, दैट इज 2π√m/, ये आ गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है जी। चलिए अब ये लास्ट डेरिवेशन है चैप्टर का, जहां हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है इसको सॉल्व करने का। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या चीजें ध्यान रखनी है,
कि जब हम पेंडुलम का ऑसिलेशन देखेंगे तो हम मान लीजिए यहाँ पे ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये चीज इसमें ध्यान रखनी है कि इसके जो ऑसिलेशन होते हैं इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है बहुत छोटा होता है। मतलब अगर मैं इसके इस डायरेक्शन को देखूं, है ना, मैं मान लूं कि मैं इसके इस डायरेक्शन के एसएचएम को स्टडी कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा, मान लो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, ये हो गई मेरी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू मैक्सिमम, ये हो गई मेरी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू मिनिमम, ठीक है। और ये हो गई मेरी, जब ये यहाँ कहीं है तो जनरल डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे करना क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स निकालना होता है। तो मान लो जब ये थीटा एंगल पे है तो अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस मास का। ये आ गया mg। अब देखो ध्यान से, अगर मैं mg के दो कॉम्पोनेंट्स लूँ तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा भाई। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है रिस्टोरिंग फोर्स निकालना। तो ये आएगा mg का कॉस थीटा और यहाँ पे आएगा mg का साइन थीटा। कौन सा कॉम्पोनेंट जो मीन की तरफ आ रहा है, तो हमें दिख रहा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा जो कि एसएचएम का ही फोर्स होता है वो मेरा आ रहा है माइनस ऑफ, है ना, माइनस ये दिखा रहा है कि अपोजिट है वो आ रहा है mg साइन थीटा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पेंडुलम को एसएचएम तभी मान सकते हैं जब उसके एम्पलीट्यूड छोटा हो। तो जब ये एंगल बहुत छोटे होंगे तभी हम उसको एसएचएम की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो फॉर थीटा, फॉर वेरी स्मॉल थीटा, दिस कैन बी एसएचएम। ये क्या हो सकता है, एसएचएम हो सकता है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाई जो साइन थीटा की वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू थीटा रख सकते हैं हम यहाँ पे। तो एफ एस एच एम जो है हमारा वो आ जाएगा माइनस एम जी थीटा, या इवन इसको साइन थीटा ही रख देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए एंगल छोटा होना चाहिए। अब साइन थीटा की वैल्यू देखो क्या हो सकती है। तो जनरली मान लो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट वाई है और ये एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक बड़ा फैक्टर होता है। तो आप इस ट्राइंगल में ऑब्जर्व करो, ये ट्राइंगल में ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेन्यूज। तो मैं साइन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं माइनस एम जी वाई बाय एल, और मुझे पता है इसकी वैल्यू ऑलरेडी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई होती है। डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट कैंसिल, मास से मास कैंसिल। देखो मुझे यहाँ से ओमेगा फिर से मिल गया। क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी बाय एल, या फिर मुझे ओमेगा मिल गया अंडर रूट जी बाय एल। इसका मतलब अगर मैं टाइम पीरियड की अब बात करूं 2 पाई अंडर रूट ओमेगा तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। मतलब कि एक पेंडुलम का टाइम पीरियड दो चीजों पर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग से वो बंधा हुआ है, और लेकिन वो स्लैक नहीं होनी चाहिए, याद रखना हमेशा टाइट होनी चाहिए, नहीं तो ये पेंडुलम नहीं मान पाएंगे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है इससे हमेशा, कि अगर आप हाइट में ऊपर जाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या कम होगा। तो भाई हाइट में ऊपर जाके ग्रेविटी कम होती है, ग्रेविटी कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। डेप्थ में ले जाएंगे तो क्या होगा, तो ग्रेविटी फिर से कम होती है तो टाइम पीरियड फिर से बढ़ेगा। तो जब ग्रेविटी कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और अगर ग्रेविटी बढ़ती है तो टाइम पीरियड कम होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जिनको हम बनाते हैं। आई थिंक 2 क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत प्यारे प्यारे। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। चलिए, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंक्रीज्ड बाय इतना। तो हमने क्या करा, एक पेंडुलम की जो लेंथ है उसे इनिशियल लेंथ से 21% से बढ़ा दिया, ठीक है। 21% से बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 21/100 टाइम्स एल इनिशियल। तो क्या मैं देख सकता हूं ये 121/100 एल इनिशियल आ गया। लेंथ की बात कर रहे हैं। बोला बताओ कि टाइम में कितना इंक्रीज आएगा। तो एक काम करते हैं सिंपल, अब और कुछ तो चेंज किया नहीं है। तो फाइनल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल फाइनल अपॉन जी। इनिशियल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल इनिशियल अपॉन जी। इनको डिवाइड कर देते हैं तो टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल का रूट। एल फाइनल हमने अभी निकाला 121 एल इनिशियल अपॉन 100 एल इनिशियल, ऐसा ही तो बन रहा है ये। तो टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल कितना आ गया, देखो 121 का रूट 11 और ये 10। तो मैं देख पा रहा हूं क्लियरली कि टी फाइनल इज इक्वल टू आ गया
1.1 टाइम्स टी इनिशियल, या फिर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, टी इनिशियल प्लस 0.1 टी इनिशियल। तो सोचो मेरा चेंज इन टाइम कितना आ गया, मेरा चेंज इन टाइम जो आ गया फाइनल माइनस इनिशियल, वो आ गया 0.1 टाइम्स टी इनिशियल। और अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है तो मुझे पता है ये डेल्टा टी अपॉन टी इनिशियल आ गया 0.1। अगर मुझे इसका परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो मुझे 100 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो ये आ गया लगभग 10%। 10% चेंज आ जाएगा आपके टाइम पीरियड में। अगर आप लेंथ को कितने परसेंट से चेंज करते हैं, लेंथ को आप 21% से चेंज करते हैं, तो टाइम पीरियड में 10% का चेंज आएगा। चलिए, A force, a spring of force constant इतना is mounted on horizontal table as shown the mass, तो एक horizontal table पे होगा, मास इतना है, ठीक है, एंड ऑफ द स्प्रिंग इज पुल्ड साइडवेज टू अ डिस्टेंस ऑफ इतना। तो ये उसका देखो तो क्या क्या है, के आपको दे दिया गया है, लिख लेना चाहिए इंफॉर्मेशन, है ना, स्टैंडर्ड में आ गया। मास दे दिया गया है, ठीक है, एम्पलीट्यूड दे दिया गया है, देखो 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले पूछा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हमने देखा था अभी 2 पाई अंडर रूट के बाय एम आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, याद है आपको। सबसे पहला, अच्छा ये तो ऐसा ही निकालना है, तो ओमेगा इक्वल टू के बाय एम आ जाएगा। के कितना है 1200 अपॉन 3 अंडर रूट 400, मतलब 20 रेडियन पर सेकंड का ओमेगा आ गया, ठीक है जी। स्पीड ऑफ मास व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो इस कंप्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर, कंप्रेस मतलब कि सेंट्रल पॉइंट से 2 सेंटीमीटर मैक्सिमम है, तो कितना दूर है वो 1 सेंटीमीटर दूर है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चल जाएगा क्या, देखो यहाँ पे क्या हम ओमेगा पता है, ओमेगा पता है, ए पता है, ए भी पता है, और वाई भी पता है, देखो ना वाई पता है ना 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एंगुलर, ठीक है, व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय, तो देखो है ना, तो ये है मेरी y इक्वल टू 2a, यहाँ कहीं y इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ कहीं कंप्रेशन होगा y इक्वल टू 1 का, अंदर की तरफ, मतलब -1 कह सकते हो आप इसको, है ना। y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर का मैक्सिमम यहाँ होगा, वापस आएगा और फिर अंदर की तरफ जाएगा। तो अगर हम इसको y इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा ए स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 20 रूट 3 आ जाएगा, 1.73 इंटू 20, तो ये आ जाएगा आपका 34.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का, ठीक है ना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास व्हेन इट इज मोमेंटरली कम टू रेस्ट, मोमेंटरली जब वो रेस्ट पे आती है तो तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, याद करिए, जब वो मोमेंटरली रेस्ट पे तो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे ही होगी, काइनेटिक मिनिमम होगी, पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, तो तब पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन हमें पता है जब वो रेस्ट पे आती है मोमेंटरली, तो पोटेंशियल हमारी एक्चुअली टोटल एनर्जी के इक्वल होती है और मैक्सिमम होती है, y इक्वल टू ए हो जाता है। तो मास कितना है, मास है हमारा 3 kg, ओमेगा है हमारा 20 और ए है हमारा कितना 2, तो 3 20 का स्क्वायर 400 और 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, लेकिन सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आ गया 24 इंटू 10 की पावर -2 या फिर 0.24 जूल्स, 0.24 जूल्स आ गया टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग मास। टोटल एनर्जी भी इसके इक्वली आ जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ही ये होता है। एक्चुअली में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल, तो टोटल देखो ना, यहाँ पे आप इस ग्राफ को देखो, आपको समझ आएगी ये बात कि इस पॉइंट पे सारी की सारी काइनेटिक, देखो सारी की सारी टोटल काइनेटिक में स्टोर्ड है, और इस पॉइंट पे सारी की सारी टोटल पोटेंशियल में स्टोर्ड है। तो जब x y इक्वल टू a पे होते हैं तो पोटेंशियल और टोटल इक्वल होती है, y इक्वल टू 0 पे होते हैं तो टोटल और काइनेटिक इक्वल होती है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर दैट इज ऑसिलेशंस भी खत्म होता है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो है वेव्स
और यहाँ पे हमारी क्लास 11 वन शॉट सीरीज का एक तरीके से सेशन खत्म होगा। देन हम नए वीडियोस को स्टार्ट करेंगे।